हेलो बच्चों, नमस्ते सभी भाई को। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी अच्छे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के, जो आपको एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपको उसमें हेल्प करेगा काफ़ी। ठीक है। और अभी जो सीजीएल है उसका भी फॉर्म अभी आउट हुए हैं। एसएससी ने नया कैलेंडर भी डाला है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। लगभग 90 या 100 दिन के आसपास का आपको समय मिला हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बट फ़िलहाल अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन जो आप इसमें देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो लाभ कितना प्रतिशत होता? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिएगा क्या बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है। ये डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो बनाते हैं। एमपी से सीपी का रेशो बनाते हैं डायरेक्ट। तो अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देना है, तो ये 90 रुपया हो जाएगा। 10 पे डिस्काउंट है तो, है ना भाई। 20 का प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा, है ना। 20 का प्रॉफिट लेंगे तो 120 हो जाएगा। 0 से ये 0 काट लेते हैं तो 12 और 90 का ये बन जाएगा आपका। अब उसने बोला यदि डिस्काउंट 20% का दिया जाता, तो डिस्काउंट जो 20% का आप दोगे, तो इसमें एक काम कर लो, अभी 20% निकालोगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो आप इसकी ना 0 लगे रहने दो, ताकि आपका जो 20% जब आप निकालोगे तो वो प्रॉफिट पे डेसिमल में नहीं आएगा, वो विदाउट डेसिमल रहेगा और अच्छा रहेगा, है ना भाई। तो इस पे अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ, 120 के सामान पे 20% डिस्काउंट दूंगा, तो 24 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अर्थात वही सामान मुझे कितने का सेल करना पड़ेगा? 96 रुपये का। 120 का एमआरपी जो आपको दिया गया है, उस पे अगर मैं 20% का डिस्काउंट देके चीज़ को बेचता हूँ, तो मैं उसको 96 रुपीज़ का बेचूंगा। आप मुझे खुद बताओ 90 रुपये का सामान था, 96 रुपये में बेच रहे हो, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपये का। 90 रुपये की वस्तु पर और प्रतिशत का 100 लगाओ, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 60। 9 से काटोगे अगर 60 को, तो ये आपको दे देगा 9 से 20, 60 आ गया ना। 20 से काट लो, है ना। 3 से 3 20 और 3 3 9, 6 सही 2/3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बड़ा अच्छा सा सवाल है। डायरेक्ट आपको इसमें सीपी या अलग से एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रेशो से भी काम बन सकता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में आ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से इसको करके जाएं। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं। चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई थी, उनकी शादी का जो समय का जो रेशो, जो इसका एवरेज है वो 25 था, 25 ईयर। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और एक उसी बीच की अवधि में एक पैदा होने वाले बच्चा भी उसमें शामिल हो गया है, तो जिनका औसत एवरेज है 20 वर्ष, तो बच्चे की एज बतानी है। ठीक है भाई, देखो सिंपल सा एक काम करो, शादी के समय जो एवरेज था वो 25 साल था। आप कहोगे हाँ जी सर 25 साल था, है ना भाई। अब 25 साल था 4 साल पहले, क्योंकि विवाह जो हुआ था उनका 4 साल पहले हुआ था, तो मैं इसको पहले योग बनाऊं फिर उसमें 16 जोड़ूं, उससे अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट इसमें 4 जोड़ के आज का एवरेज निकाल लो। तो आज का जो एवरेज आएगा वो आएगा 29।
शादी के समय जो एवरेज 25 था उसमें वो 4 साल पहले था। अगर 4 साल पहले 2 आदमी का औसत जो एवरेज है वो 25 है तो आज 29 होगा, है ना भाई। 29 में कितने जने हैं, ये 2 जने हैं, तो इनका योग आज होगा 29 दूनी 58 साल। 29 दूनी 58 साल इनकी आयु का आज का योग होगा। क्लियर भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक नहीं है समस्या। आगे चलते हैं। पति पत्नी और बच्चे यानी 3 जनों का औसत आज, 3 जनों का जो एवरेज है वो 20 है। अगर 3 जनों का एवरेज 20 है तो आप मुझे बताओ योग कितना होना चाहिए, आपको कि 60 होना चाहिए, है ना भाई। एवरेज अगर 20 है 3 लोगों का तो सम होना चाहिए 60। तो 3 साल, 3 जो ये व्यक्ति हैं, 3 में से 2 का योग अगर आप माइनस कर दोगे तो 2 साल आपका गैप आ जाएगा। और ये जो गैप है ये उसका है जो एक्स्ट्रा जुड़ा था, तो ये आ गई आपकी डायरेक्ट बच्चे की आयु। अगर एग्जाम वाला पूछता है तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत परेशानी। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप यहाँ पे जाएंगे और आंसर लगा के आगे मूव करेंगे। कोई समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको देख लेंगे जैसा भी किया जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो बताना। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का जो औसत टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम 4 दिनों का एवरेज 41 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का जो एवरेज है वो 39 है। तो चौथे दिन का टेम्परेचर पूछा हुआ है। देखो भाई, बात बिल्कुल साधारण सी है। पूरे सप्ताह का जो एवरेज है, 7 दिन का जो टोटल एवरेज है वो कितना है, 7 के 7 दिन का 39 डिग्री सेल्सियस है। 7 के 7 दिनों का 39 डिग्री है। कहता है इनमें से पहले 4 दिन का जो एवरेज है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 4 दिन का 39 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 41 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस है। तो आप मुझे एक सिंपल सा फंडा बताना। उसने बोला 7 का एवरेज है 39, तो सभी का एवरेज 39 ही तो मान के चलेंगे। 39 1 का, 39 2 का, 39 3 का, तभी तो 7 का 7 एवरेज 39 बैठा होगा ना भाई, बोलो। बिल्कुल बैठा होगा। तो 39 यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ एवरेज में देखो कितने की कमी है, सीधा सीधा एवरेज से रिलेट करो। आप कहोगे 2 की कमी है, 39 में 37 में 2 की कमी है, 2 की कमी है तो 1 में 2 की कमी, तो 4 में 8 की कमी हो गई, सीधा केस। यहाँ कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2, 1 में 2 ज़्यादा तो 4 में 8 ज़्यादा, 8 कम 8 ज़्यादा, सब खत्म हो गया। कोई भी जरा सा भी इंक्रीमेंट नहीं है, ना कम ना ज़्यादा। तो जो एवरेज पहले था आज भी एवरेज वही रहेगा। ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन 39 डिग्री। जो चौथा जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का बड़ा अच्छे कमेंट आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मतलब चीज़ें चला रहे हैं, ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं। तो थोड़ा सा आप देख के चलें, ट्रिक्स बहुत बढ़िया है, बस सीखते चलें। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। नई संख्या शामिल अगर कर लेते हैं 3 तो एवरेज 8.5 हो जाता है। तीनों संख्याओं का एवरेज चाहिए, वो 3 संख्या जो हैं का जो एवरेज है वो कितना है। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है। 5 संख्याओं का औसत अभी आपका 7 है। जब आपने इसमें 3 और शामिल कर ली तो ये टोटल कितनी हो गई, 7। 7 का एवरेज कितना है, 8.5। 8 का सॉरी 5 है ना, पहले 5 है, सॉरी 5 का औसत 7 है और 3 जोड़ ली तो 8 हो गए। 8 का औसत है 8.5। ठीक है भाई, तो सीधा सा एक काम करो,
डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप सीधा एवरेज पे फोकस करो। एवरेज कितना बढ़ गया यहाँ पे, एवरेज आप देखोगे 1.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1.5। अब ये जो एवरेज 1.5 बढ़ रहा है, ये 5 के पाँचों का बढ़ा लो, तो 1.5 पंजे 7.5 एवरेज बढ़ जाएगा। टोटल जो एवरेज में कब बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 7.5। लेकिन 7.5 ये यहाँ पे संख्या कितनी बढ़ रही है, आप कहोगे 3 बढ़ रही हैं, तो 3 बढ़ रही हैं तो देखा जाए तो यहाँ कितना एवरेज बढ़ना चाहिए, सही से 2.5 एवरेज की वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कितने की वृद्धि थी, 1.5 की 5 लोगों में, तो टोटल कितने में हो गई, 7.5 में। लेकिन 7.5 में 3 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड किया तो नेट जो इंक्रीमेंट होगा एवरेज में वो 2.5 का होगा। 2.5 का होगा तो 8.5 में आप 2.5 को बढ़ा लो, 8.5 और 2.5 सीधा आपका आंसर आ जाएगा 11। 11 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, तो बड़ा अच्छा सा सवाल है। अगर आपको बेसिकली करना है तो बेसिक तो सभी करेंगे, ऐसे आप भी कर लेना, कौन सा नया काम है। इसकी गुणा इससे करना 35 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। दोनों को घटा के 3 से डिवाइड कर देना, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन सभी करेंगे ऐसे, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है करके। शॉर्ट ट्रिक से चलो ताकि चीज़ें मेंटली सॉल्व हो जाएं। अब आप कहोगे ये मेंटली कैसे होगा, देखो सीधा एवरेज में देखो 1.5 की वृद्धि, 1.5 की वृद्धि 5 में, तो 15 पंजे 75, 7.5 की वृद्धि, 7.5 की वृद्धि है तो 7.5 में 3 संख्याएं हैं, तो 1 में 2.5 की वृद्धि, 8.5 प्लस 2.5 11 आपका राइट आंसर आएगा। ये देखोगे ना विदाउट पेन, तो हो सकती हैं चीज़ें विदाउट पेन, लेकिन माइंड को थोड़ा सा शार्प आपने करना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके स्थान को बदलकर लिख देता है, जिससे रिजल्ट जो मिलता है, जो परिणाम उसको मिलता है, वो सही उत्तर से 18 कम मिलता है। अच्छा, यहाँ सवाल में ना एरर है, इसमें 1.8 गिवन है, ये 1.8 नहीं है 18 है। क्लियर, थोड़ा सा देख लेना, करेक्शन है इसमें, 18 कम है। जिस संख्या को लिखने में उसको गलती हुई उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, डिजिट का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट मैं आपको देता हूँ, सीधा लगाना। जब भी कभी कोई संख्या दी हो, आपको कोई संख्या आपको दे रखी हो और उसके अंक पलटने के बाद का अंतर दे रखा हो, अंक पलटने के बाद जो संख्या बनेगी, उन दोनों का अगर आपको अंतर गिवन कर रखा हो ना, अंतर दे रखा हो, तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है अंतर को उठाओ, अंतर डिफरेंस को उठाओ और सीधा 9 से डिवाइड मार दो। किससे, 9 से डिवाइड मार दो और आपका उत्तर आ जाएगा। आपको कितना दिया है, अंतर दिया है, अंक संख्या के अंक पलटने के बाद 18 दिया है, 18 दिया है तो ये 9 है, 9 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा आपका डायरेक्ट 2। दोस्त जो वो जो संख्या है ना, वो जो संख्या है उनका जो डिफरेंस है वो 2 आएगा अंकों का। मैं चेक करा सकता हूँ आपको। देखो अगर मैं आपको वो संख्या बताऊं तो आप वो संख्या 75 मान सकते हैं। अगर वो संख्या मैं 75 मान लूँ और इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दूँ तो ये 57 बनेगा। 57 75 दोनों का अंतर करके देखो कितना आएगा। ये आ गया 1 और ये आ गया 8। देखो आया 1 और 8 18, लेकिन दोनों का अंतर कितना है, 7 और 5 का डिफरेंस आ रहा है 2। आपको यही पूछा है, लेकिन आप में इतना दम नहीं है कि आप डायरेक्ट वो नंबर सोच सके, क्योंकि नंबर बहुत हैं ऐसे। 97 भी ले सकते हो, 64 भी ले सकते हो, बहुत नंबर हैं, लेकिन आपको नहीं निकाल पाओगे। तो इसका डायरेक्टली शॉर्टकट ये होता है, अंतर अगर गिवन है तो 9 से डिवाइड कर दो और सीधा आपके अंकों का अंतर आपके सामने आएगा। फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी?
नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है और 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को उसे कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, पहले उस सामान को वो जितने रुपए में भी बेच रहा था, 700 रुपये में बेच रहा था, 30% का लॉस हो रहा था। तो हमें यहाँ सीपी नहीं पता, यहाँ पे हमें सीपी बिल्कुल भी नहीं पता है। कह रहा अगर उसी सामान को मैं 30% प्रॉफिट पे दूं तो वो सामान को मैं कितने का बेचूंगा। बिल्कुल सिंपल सवाल, डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे पास इसका। एक काम करो, 700 इंटू जो प्रतिशत पहले उसको नीचे लिखो, 30 की क्या है हानि है तो नीचे 70 लिखो, बाद में 30% का प्रॉफिट है तो 130 ऊपर लिखो। जो परसेंट पहले वो नीचे, बाद वाली ऊपर लिखनी है। 0 से 0 कट गई और 0 से 0 ही क्या, ये तो 70 से 70 ही कट गया, ये तो 1300 आंसर आ गया। डायरेक्ट 1300 आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। बस ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए कि ऐसा कुछ बताया था। अगर बताया था, याद आ गया, तो क्वेश्चन आपका 5 सेकंड का है गारंटीड। ठीक है, 5 सेकंड से ऊपर का अगर समय लग जाए तो आप मुझसे आके बताना। ठीक है, और एग्ज़ाम में बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से नोट करके चलिएगा चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गेहूं के मूल्य में अगर 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलो जो गेहूं है वो अधिक खरीद सकती है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य चाहिए, जो गेहूं है उसका पर केजी में पहले वाला प्राइस चाहिए, पहले वाला। देखिए, सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, इसमें 320 जो है ना वो टोटल है, तो 320 को सबसे पहले आप 5 से डिवाइड करोगे ताकि आप 1 किलो का प्राइस निकाल सके। क्योंकि जब भी इसका आंसर पूछा जाता है तो पर केजी में पूछा जाता है 1 किलो का वेट। तो क्या करोगे, सबसे पहले 320 से इसको डिवाइड करोगे 5, क्योंकि 320 में 5 किलो चाय अधिक आ रही है, तो 1 किलो के कितने की आएगी, 64 रुपये की आएगी। वैसे यहाँ पता चल रहा है, पर आप इसको नहीं भी काटना चाहो फिलहाल छोड़ दो, आगे चलते हैं। 20% की कमी है। देखो भाई, 20% कमी का मतलब होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर आपको पहले वाला भाव चाहिए, पहले वाला चाहिए तो इसमें इसको घटा लो। देखो 20% की कमी हो रही है ना, तो 5 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में घटाएंगे, डिनोमिनेटर में ही जोड़ेंगे, 1/4 रख दो यहाँ पे। डायरेक्ट शॉर्टकट है, कोई किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, 20 से इसको काटोगे एकदम फटाक से आंसर आएगा 16 रुपया। पहले वाला भाव जो है वो 16 रुपये प्रति किलो था। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची। यदि उसे 75 रुपया अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। साइकिल का सीपी चाहिए। देखो भाई, पहले 8 का लाभ है, फिर 14 का लाभ है, दोनों प्रॉफिट है। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी कि अगर दोनों चीज़ें सेम होंगी तो माइनस होता है, और अगर दोनों चीज़ें अपोजिट हैं तो जुड़ जाती हैं चीज़ें। तो प्रॉफिट हो गया, माइनस कर लो। 14 - 8 ये हो रह गया आपका 6%। 6% की वैल्यू आपको गिवन है 75। 6% बराबर 75 टोटल वैल्यू चाहिए। 6 से काट लो। अब 6 से काटोगे इसको तो 3 से काट लो, 3 से ज़्यादा ठीक है ना भाई।
3 से आसानी से कट जाएगा। 3 से 2 नहीं पे कट गया, और 3 से काटोगे तो ये 25 पे कट गया, 2 से इसको काटोगे 50 पर। ये आपका ले दे के आंसर आ गया 1250 रुपया। उस साइकिल का सीपी डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस सीखते चलो आसानी से चीजें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीचा ने कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 में खरीदी और उसके सूची मूल्य के ही 20% लाभ में बेच दी। रीचा का लाभ प्रतिशत चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। देखो ध्यान से सुनना। रीचा ने कोई वस्तु उसके सूची मूल्य के 4/5 में खरीदी है और 20% लाभ पर बेची है। अगर 4/5 में खरीदी है तो कितने की खरीदी होगी? ऐसे समझो, यहाँ एक काम करते हैं, एक तरफ लिखो MP। जो MP है, MP का 4/5 में खरीदी है, ये मामला है। जो उसका MP का 4/5 है वो CP है। तो जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है ना भाई। MP हो गया तुम्हारा 5, ऐसे लिख लो। MP हो गया आपका 5 रुपया और CP हो गया आपका 4 रुपया। सिंपल सा केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है सूची मूल्य के 20% अधिक में बेचा जाता। 20% अधिक में बेचोगे सूची, यानी कि इसका 20% अधिक लाभ करोगे तो एक काम कर लो भाई, 20% अभी तो डेसिमल में आएगा, वैसे डेसिमल में नहीं आएगा, वैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 20% कितना? 1, यानी 6 का बेक हो गया आप इसको। 5 का MP है, आप इसको सेल कितने में कर रहे हो? 6 रुपया में। ठीक है, 5 का सामान 6 में बेच रहे हो, जो MP है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? ऑलवेज CP पे निकालते हैं। तो CP पे निकालते हैं तो आ जाओ निकालते हैं। 4 का सामान 6 पे बेच दिया तो 2 रुपया का आपको प्रॉफिट हो गया 4 पर। ये होता है 1/2। 1/2 बोले तो 50% आपका आंसर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? कोई समस्या? भाई MP मेरा 5 है, CP मेरा 4 है, तो MP 5 CP 4। उसने बोला जो MP है उसके 20% अधिक में बेचना है सामान को, तो 5 का 20% 1 रुपया, तो 6 रुपये में बेचोगे। 4 का सामान 6 में बेच दिया। यहाँ आप ऐसे लिख लो इसको, 20% प्रॉफिट पे है, 6 का बिका है। तो अब यहाँ से देख लो कितने का, 50% आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी, CP मिल गया, इसको विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। देखो चादर का SP चाहिए। वस्तु को जो बेचा गया है वो 10% विक्रय मूल्य के 10% लाभ में बेचा है। मान लो अगर मेरा SP 100 रुपया रहा है, SP मेरा 100 है, 10% मेरा प्रॉफिट रहा है, तो मेरा CP कितने का रहा होगा? आप कहोगे 90 रुपये का CP रहा होगा, है ना भाई। 90 का सामान 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा तभी तो 100 का बिकेगा, सीधी बात है। उल्टी बात समझो, 100 रुपये में बेचा है, 10 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, तो चीज़ कितने की लाया मैं? 90 रुपये की लाया। आ गया CP। कह रहा CP 450 दे रहा है किताब वाला। किताब वाला क्या दे रहा है आपको? 450 रुपया CP दे रहा है। बताओ कितने का मल्टीपल? आप कहोगे 5 का मल्टीपल। अगर ये इधर 5 का मल्टीपल है तो SP भी 5 का मल्टीपल होगा। तुम्हें पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये आपका 500 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D की तरफ आप लगा के आराम से और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चल सकते हैं एग्जाम में।
ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपको सेशन में मज़ा आता है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये आपका उद्देश्य है, आपको पढ़ना है तो चीज़ों को करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक लिए हैं, वहीं भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्र का अंक अर्जित किए कुछ, पता नहीं कितने किए, ताकि टोटल का जो ओवरऑल है वो 46% उसको आए हैं। तो पूछ रहा है ये 200 वाले में कितने हैं। देखो डायरेक्टली आप इसमें ना डेविएशन मेथड लगा सकते हैं कि चीज़ों में कितना डेविएशन हो रहा है, डेविएट हो रहा है, भटक रहा है चीज़ों में, उसको देख सकते हैं। देखिए पहले हम रेशो बनाते हैं, रेशो बनेगा 3:2 का। ये साइंस वाला मामला है और ये अगला भाषा वाला है, एस और बी, साइंस भाषा। जो साइंस वाले हैं उनका 32% का मामला है, ओवरऑल आपका 46% लाना है। कह रहा है भाषा में कितना आएगा, ये मामला है। देखो बहुत प्यारा सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, सुनना ध्यान से। सीधा एवरेज में आना है। एवरेज में ये देखो मैं सबका 46 मान रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ कितना है 32 है, तो कितना कम है। देखो कितना कम है यहाँ पे, आप कहोगे 14 कम है, या 14 कम है तो 14 एक में 14 कम है ना भाई, एक में 14 की कमी आ रही है, तो 14 टोटल 42 की कमी आनी चाहिए। अगर यहाँ 42 कम आ रहा है तो वहाँ 42 जुड़ेगा, लेकिन यहाँ जो 42 ऐड होगा, या 42 ऐड होगा 2 में, तो 2 से काटोगे आएगा 21 आपने बढ़ाना है। 46 में 21 को जोड़ दो, 67 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 67 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम डन आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत दोस्तों मेरे नहीं है। एक बार दोबारा सुन लो, 32 से 46, 14 का एवरेज में 14 की कमी, एवरेज मतलब एक में 14 की कमी, तो 3 में 42 की कमी। 42 कम करना है, यहाँ 42 कम करना है, वहाँ भी 42 कम करना है, लेकिन 42 यहाँ 2 में कम होगा, तो एवरेज में 21 कम होगा, है ना भाई। लेकिन यहाँ कम ही हुई थी, वहाँ बढ़ेगा, वहाँ बढ़ा दिया मैंने 21 46 में, आंसर विल बी 67 इज द राइट आंसर। ट्रेन का अगला क्वेश्चन है, 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं, 42 और 48 की स्पीड से, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। टाइम चाहिए। टाइम बराबर तो आप वैसे ही बात जानते होंगे, D/S होता है, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। 137 प्लस 163 ये हो गया 300 मीटर टोटल, और स्पीड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी। 42 और 48 आपका हो जाएगा कितना 90, इनटू में 18/5 तो हमारा फिक्स होता ही होता है। ये तो आपके कुंडली में ऐसे समझो जुड़ गया। ट्रेन का क्वेश्चन आएगा तो ये तो फिक्स है, तो जुड़ना है, इसको आप हटा नहीं सकते। काटा पीटी मचानी है, काम खत्म। 0 से 0 काट लो, 9 दूनी 18 काट लो, 5 से काट लो 6 पर, और 6 दूनी 12 सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। एकदम जबरदस्त सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 60 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। देखो फिर वही वाली बात है, घटा हुआ मूल्य चाहिए उसको, यानी आज का भाव चाहिए, प्रारंभिक मतलब आज का, प्रारंभिक नहीं चाहिए, आज का चाहिए, वर्तमान। तो चाहिए तो पर केजी में ही ना भाई,
600 में 10 किलो है तो 1 किलो कितने का पड़ेगा? 60 का पड़ेगा। बोलो 1 किलो 60 का पड़ेगा। कितना परसेंट की है बात? 25%। 25% होता है 1/4। अगर वर्तमान मूल्य चाहिए होता है ना, अगर वर्तमान मूल्य चाहिए होता है तो डायरेक्ट जैसी परसेंट है वैसी उठा के रख दो, जैसी परसेंट गिवन है वैसी की वैसी उठा के रख दो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 4 से काट लो, आंसर आ जाएगा इसका 15। 15 इसका एकदम फर्स्ट क्लास राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर आरंभिक मूल्य में लाने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, एक तरफ तो 25 का लॉस बता रहा है, कटौती है, और एक तरफ वृद्धि की बात है। तो यहाँ कंपैरिजन होता है दो लोगों में। जब तुलना की बात होती है, कंपैरिजन की बात होती है, तो डिनोमिनेटर में जुड़ता है, डिनोमिनेटर में ही घटता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे 1/4, कमी हो गई तो 1/3, 4 में से 1 गया तो 3, 1/3 बोले तो 33 सही, 1/3% आंसर। इससे और ज़्यादा आसान क्या होगा यार? जो सवाल आपको विदाउट पेन हो रहा है उससे ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है क्या कुछ? 25% 1/4, कमी हो गई 1/3, 1/3 बोले तो 33 सही, 1/3। बताओ कहाँ पेन की ज़रूरत है भाई? नहीं है ना? तो बस ऐसे ही सीखते चले जाओ मेरे साथ। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिएगा फिर से सेम है। वरिष्ठ कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर रिटायरमेंट के कारण एक उद्योग में के उत्पादन में 20% की कमी आ गई। यहाँ पे कमी डाउन हो गया, कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? देखो समय को बढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखना, रिवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन है। वृद्धि करने के आरंभिक उत्पादक पुनः स्थापित किया जा सके, यानी पुराना वाला जो स्टेटस है उसको वापस लाया जा सके, क्योंकि वहाँ पे कमी आई है चीज़ों में पहले। तो फिर वही 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बताओ मुझे क्या होती है? आप कहोगे 1/5 होती है ना भाई? और 20% क्या बता रहा? कमी। कमी हो गई तो ये हो गई 1/4, और 1/4 बोले तो 25% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसको लगाओ और आगे की तरफ बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 से 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि के बराबर होगा? P के बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है वो, ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। डायरेक्ट इसका मेथड है, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं बता दूं, सीधा परसेंट को करो ठीक। परसेंट अगर मैं इसकी फ्रैक्शन, देखो अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/6, 16 से ही 2/3 का कि 1/6 होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका बिना पेन के ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको उल्टा करना है बस। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, उल्टा कर देंगे तो 6/1, और 6/1 का मतलब होता है 6, और 6 वर्ष ही इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको वर्षों की संख्या ही पूछी है कि वर्ष कितने लगेंगे। 6 वर्षों में ये पैसा ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा इस दर पर। अगर किसी बच्चे को 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो उसको क्या काम करना है? देखो उसको करना 16 × 48, 16 × 48, 48 और 2 50/3, 50/3 और प्रतिशत का 100, 50 दूनी 100 काटेंगे तब जाके उनको ये चेंज करना पड़ेगा, तब ये चेंज होके मिलेगा। और यकीन मानो ऐसे भी बहुत बच्चे करते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं रेगुलरली, धीरे धीरे नहीं चलते हैं, या सोचते हैं कि भाई एक साथ ही पढ़ लेंगे
तो उनके साथ ये समस्याएं होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में, और ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। मान लो एग्जामिनर आपको ये पूछ ले कि बताओ 5/6 कितना होगा, 5/6 कितना होगा। अब आप गुणा 100 लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे, दुनिया भर का झंझट करेंगे, या सीधा एक बात मुझे बताओ ना, 16 से ही 2/3 1/6 होता है, 1/6 का ये 5 गुना जा रहा है, तो ये इसका भी 5 गुना कर लो। 5 गुना करोगे तो 80 तो वैसे ही आ गया भाई, 80 तो वैसे, देखो इसका तो आंसर आ गया, इसकी टेंशन मत लो। इसको देखो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 से ही 1/3 आ गया। तो 5/6 की जो परसेंटेज वैल्यू बन गई वो बन गई 83 से ही 1/3। तो ऐसे रिलेट करना आपको सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ें सिर्फ आपको मैं सिखा सकता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। बस आप कमेंट करके मुझे बताओ कि बेसिक आपका किस तरीके से है, उस तरीके से मैं आपको डील कर सकता हूँ, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, सीखते चलो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं से 2 गुना हो जाती है, 8 गुना कितने वर्ष में होगी। देखो 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है धनराशि। तो आप क्या काम करेंगे, आपको पूछा है 8 गुना कितने वर्ष में होगी। सिंपल एक चीज को याद रखना, जितना इधर पावर बढ़ती है उतना ही इधर मल्टीपल बढ़ता है, ये बात को याद रख लेंगे। दोबारा सुन लो, जितना इधर पावर बढ़ेगी, जितना इधर पावर बढ़ेगी उतना ही इधर प्रोडक्ट बढ़ता है, उतना ही गुना बढ़ता है। आ जाओ बताता हूँ कैसे। आप मुझे बताओ 2 पे पावर कितनी लगाई जाए कि 8 आ जाए। 2 पे पावर कितनी लगा दूं कि आपको 8 आ जाए। तो आप कहोगे पावर लगाओ 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना लगाए 3। अगर मैं यहाँ पावर 3 लगा दूं मतलब पावर 3, तो यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा 3 गुना। जितना उधर पावर बढ़ा रहे हो उतना इधर मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। 45 वर्षों में वो पैसा 8 गुना हो जाएगा, जो इनिशियल में 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत गजब वाली ट्रिक आपको मैंने बताई है, आप इनको अच्छे से एग्ज़ाम में लगाने की कोशिश करें। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, बस करते कैसे हैं आप वो देखना है। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि इसका प्रेजेंट मूल्य 4,11,540 रुपया हो तो 3 वर्ष पहले इसका प्राइस क्या था। बात पूछिए 3 साल पहले, तो 3 बार तो लिखना तय है, 3 बार तो लिखा ही जाएगा क्योंकि बात 3 साल की करती है। पहले की बात है तो उल्टा करके लिखना है, और आगे की फ्यूचर की बात करेगा तो सीधा करके लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4,11,540 अमाउंट है, ये है आज का, और आपको चाहिए 3 साल पीछे, 3 साल पहले का। तो 5% की दर से अगर कमी करोगे तो 5% की खुद की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 1/20 कमी करोगे तो 19/20, उल्टा कर दोगे तो 20/90, 20/19, 20/19। 3 साल की बात है, 3 बार उठा के रख दो, काटा पीटी मचा दो, आपका काम खत्म। अच्छा, काटा पीटी कैसे मचाएंगे,
अब काटा पीटी में भी बड़ी दिक्कत है। देखो किसी को 19 की क्यूब याद है या, चलो एक बात सुनो, 9 की क्यूब 729, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। यूनिट पे या यूनिट का मतलब चला रहे हैं, देख लेना ध्यान से, यूनिट प्लेस पे आएगा 9। अगर यूनिट प्लेस पे 9 आएगा तो 9 के पहाड़े में 4 कहाँ आ सकता है, 9 छिक 54 का 4, यानी किस पे जाएगा सीधा, ये छिक्के पे चला जाएगा पूरा, काट के आ गया ये 60 का मल्टीप्लाई पूरे से कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 सिंह 48 बोले तो 4,80,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवालों को काटा जा सकता है यूनिट प्लेस के माध्यम से, बस दिमाग काम करना चाहिए। और काम कैसे करेगा, जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है ना एमटीएस में, और सीजीएल बहुत नज़दीक है। 3 महीने का 90 दिन का टारगेट है, 90 दिन में आपको सीजीएल पूरा करना है, ठीक है। इसका प्री है तो थोड़ा सा कोशिश करके चलो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। जितना भी मेंस में आया है डाटा उसको आपको करके जाना है अच्छे से, ठीक है। बाकी ये तो चल ही रहा है जो चल रहा है, इसमें तो मज़े आ रहे हैं आपको। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्ट्रीम बोर्ड का क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल, मतलब डीएसएस, धारा की दिशा में जाना है ना भाई, 6 घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा करता है, धारा की चाल चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको शांत जल में नाव की चाल मिली हुई है, इसको अलग रख दो। ये आपको मिली है शांत जल में नाव की चाल, आपको मिली हुई है 10 किलोमीटर पर आवर है भाई। और धारा की दिशा में जाना है, मतलब डीएसएस। ठीक है, तो कैसे आएगा बताओ, पहले इसको निकाल लेते हैं हम। 45/6 घंटे में समय जो लग रहा है वो 45 के हिसाब से 6 को चलाएंगे तो कितना समय लगेगा, 6 से इसको काटोगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो धारा की चाल चाहिए, यानी यूएसएस चाहिए, आपको धारा की चाल चाहिए। धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं चाहिए, केवल धारा की चाल चाहिए। तो धारा की चाल के लिए सीधा एक काम कर लो, इस 10 में से इसको घटा दो, 10 में से इसको घटा लो, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी, माफ़ कीजिएगा, ये जो है ना आपका जो डीएसएस है, ये प्रतिकूल होता है यूएसएस, अनुकूल होता है डीएसएस, है ना। तो ये यूएसएस है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों को घटाओ और आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक त्रिभुज के कोण हैं जो कि है x + 5 डिग्री, 2x - 3 डिग्री, 3x प्लस में 4 डिग्री। इसमें आपको x की वैल्यू चाहिए। देखो भाई, अगर आपको इसमें x चाहिए तो आप ये जानते हैं ये किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। अब आप मुझे बताओ, x और 2x, 3 और 3 6x, ये आ गया 6x, 5 - 3 2, 2 और 4 6,
6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 174। 6 से काटोगे तो 29 छिक्के होते हैं 174। x की वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगी 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जो कि आपके 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, एसएससी, एमटीएस और हवलदार वाला। उसमें आपको पूरी तरीके से फ़ायदा आपको करने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, उसका जो भी होगा समाधान किया जाएगा। और बस ऐसे ही आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले जाएं। ठीक है, चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें ट्रिक्स आपको अच्छा लग रही हैं, जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है, बढ़ाओगे तो ही बढ़ेगा। ठीक है, और पढ़ोगे तभी हम पढ़ाएंगे, है ना भाई। तो पढ़ना तो आपने ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।